चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हम लोग पढ़ रहे थे, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो आज हम लोग को पढ़ना था वो था अ, अगस्त 1920 में शुरू हुआ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, यानी कि असहयोग आंदोलन। सीधे डायरेक्ट असहयोग आंदोलन पे चलते हैं। ठीक है। अच्छा, इससे पहले असहयोग आंदोलन करने से पहले कुछ हम एक एक मुद्दा है जो हमें समझना है, वो है खिलाफत का मुद्दा। ठीक है, वो समझ लेते हैं, और वो समझने के लिए हम अपने व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, आपको व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग को पढ़ना है। क्लीन हो जा। हाँ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि अगस्त 1920 में शुरू हुआ था और जो कि लॉन्च किया गया था गांधी जी के द्वारा। अब देखो, सबसे पहले हमें इसमें ना खिलाफत का मुद्दा समझना है। कौन सा मुद्दा? खिलाफत। खिलाफत इशू। क्योंकि ये आंदोलन अकेला आंदोलन ऐसा नहीं था। असहयोग आंदोलन इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक साथ। खिलाफत है ना, मतलब अगर मैं लिखूं तो इसको कहते हैं खिलाफत। खिलाफत एंड खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920, जो कि लॉन्च हुआ था गांधी जी के द्वारा। अभी खिलाफत इशू क्या था ये समझते हैं। ठीक है। अब जैसे अगर हम बात करें, देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान क्या हुआ था ना। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, ओके, देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान हमारे भारतीयों को आशा थी कि ब्रिटिशर्स हमें बहुत कुछ देंगे, है ना। ब्रिटिशर्स हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के बाद आप देखोगे स्वराज देने की वो बात कर रहे थे, स्वराज हमें प्राप्त हो जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, और हमें पता है कि इससे पहले कि रॉलेट एक्ट आ जाता है। रॉलेट एक्ट के बाद हम देखें तो उसके बाद जलीवाला मैसाकेर भी हो जाता है ब्रिटिश के द्वारा, है ना। और आप देखोगे तो हंटर कमेटी जब बनी थी तो उसमें जनरल डायर जनरल डायर फाउंड नॉट गिल्टी, यानी कि वो जो आरोपी था, आरोप जो उस पे लगा था उससे भी वो छूट जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो इससे भारतीय जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं ना। और आप देखोगे उनके मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, एजिटेशन भर जाता है, एग्रेशन भर जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और जब हो जाता है तो भाई जो हमारे जो उस समय लीडर्स जो काम कर रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, जो भी हमारे मॉडरेट्स, लिबरल्स, है ना, और एक्सट्रीमिस्ट, है ना, रेवोल्यूशनरी वाले जो भी लोग थे, तो उनका ये मानना था कि ब्रिटिशर्स जो है अब हमें बिल्कुल भी कुछ देने वाले हैं नहीं। तो रिफॉर्म देने वाले हैं नहीं, अब हमें खुद ही अपने हाथों में कुछ करना पड़ेगा। और इसमें खासकर उसके जो थे, जो मुस्लिम यूथ थे, मुस्लिम यूथ कम्युनिटी जो थी वो काफ़ी परेशान थी। साथ में इस खिलाफत के मुद्दे को लेकर भी बहुत परेशान थी। अब देखिए, खिलाफत का मुद्दे में था क्या? चलिए अब इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, क्योंकि हम जानते हैं कि जो यूथ है ना, जो यूथ था, है ना, मुस्लिम यूथ खास करके अगर हम देखें तो वो तो उनके अंदर तो एजिटेशन एजिटेशन यानी कि नफरत ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहुत ज़्यादा भर चुकी थी। यहाँ पे यूथ मुस्लिम नहीं थे, यहाँ पे इंडियंस भी थे, अपने भारतीय भी। इनके मन में भी बहुत ज़्यादा एजिटेशन भर गया था, एग्रेशन था, है ना, क्या था? अग्रेशन, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका था। और एक प्रकार से भारत के अंदर, है ना, एम्प्लॉयमेंट तो बिल्कुल था ही नहीं। एम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भारत के अंदर था, है ना, बहुत ज़्यादा। गरीबी, है ना, गरीबी, भुखमरी, ये सब बहुत ज़्यादा। भारत पूरी तरीके से भारत को लूटा जा चुका था ब्रिटिशर्स के द्वारा, है ना। और ये सब दिया बदले में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। और उसके बाद देखिए, जो हमारे जो इंडियंस थे उन्होंने, है ना, खास करके मुस्लिम और हमारे जितने भी कम्युनिटी के लोग थे, उन सब ने जो है वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान पार्टिसिपेशन भी किया था, है ना। पार्टिसिपेशन किसमें? युद्ध में पार्टिसिपेशन भी किया था, इसके बावजूद भी कुछ नहीं दिया, है ना। आप देखो कि रिक्रूट इनकी काफ़ी बड़ी मात्रा में भारतीयों की, है ना, रिक्रूटमेंट्स होती है। रिक्रूटमेंट्स इन आर्मी, है ना, ब्रिटिश आर्मी के अंदर, मिलिट्री के अंदर रिक्रूटमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है भारतीयों की। और इसके बावजूद भी कुछ यहाँ पे मिल नहीं रहा था भारतीयों को, है ना। तो रियलाइजेशन हो चुका था, यानी कि चाहे वो गांधी हो, है ना, चाहे अदर लीडर्स, इन सबको क्या हो रहा था? इन सबको रियलाइजेशन हो रहा था। इन सबको रियलाइजेशन तो हो चुका था कि भाई कोई भी हमारा देखेंगे तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल
कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म अभी हमें मिलने वाले हैं नहीं। स्वराज के लिए जो हम लड़ रहे हैं, है ना, स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो हम लड़ रहे हैं वो हमें मिलने वाला है नहीं। अब मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, जब हम बात करें वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान, तो इसमें कई ट्रिटी होती हैं, यानी कि संधियां, काफी ज्यादा संधियां हमें देखने को मिलती हैं, है ना। और पेरिस पीस एग्रीमेंट जब होता है, कौन सा एग्रीमेंट? पेरिस पीस एग्रीमेंट जब होता है, पेरिस शांति समझौता, है ना, ये बता देता है कि आप देखोगे जो अलाइड पावर है, एलाइड पावर और एक सेंट्रल पावर। सेंट्रल पावर में हमारे कौन कौन थे भैया? जर्मनी, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान की बात कर रहा हूँ, है ना, हम लोग बात कर रहे हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। जब ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जब एंड हुआ, कब एंड हुआ? 1918 में। कब शुरू कब हुआ था? शुरू कब हुआ था? तो 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में समाप्त हुआ। पेरिस पीस एग्रीमेंट से ये समाप्त हुआ था। और आप देखोगे तो एलाइड पावर इसमें जीत चुकी थी। एलाइड पावर, जो इसको हम लोग हिंदी में मित्र राष्ट्र कहते हैं, मित्र राष्ट्र, है ना, जिसमें आप देखोगे कौन कौन आते हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन था, ग्रेट ब्रिटेन था, है ना, फ्रांस था, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इसके साथ साथ बाद में यूएसए भी आ जाता है, जापान। ये सब जो देश थे वो सब हमारे अलाइड पावर्स कहलाते हैं, मित्र राष्ट्र कहलाते हैं। और जो लूज लूज हो गए थे, जो हार गए थे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में, जैसे जर्मनी, है ना, आपको पता है जर्मनी के साथ क्या होता है? जर्मनी के साथ अ, वर्साई की संधि होती है, यानी कि वर्सेल्स, द ट्रिटी ऑफ वर्सेल्स, ठीक है, वर्साई की संधि होती है इसमें। और जर्मनी था जैसे, और इसमें था ऑटोमन एम्पायर, इसके साथ साथ ऑटोमन एम्पायर, इसको हम लोग तुर्की भी कहते हैं, तुर्की। अब ध्यान से देखिए, ये सब लूजिंग पावर है, ये हार चुके थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान। अब जो तुर्की है ना, तुर्की है, इसको कहते हैं ऑटोमन एम्पायर। अब देखिए, तुर्की में जो है रूल्ड बाय खलीफा, यानी कि यहाँ खलीफा का रूल होता था, खलीफा के द्वारा यहाँ पे शासन किया जाता था ऑटोमन एम्पायर के अंदर, तुर्की, ठीक है। मैं अब आप बड़े ध्यान से सुनना मेरी बातों को। देखो, जब ऑटोमन एम्पायर के अंदर, यानी कि रूल्ड बाय तुर्की, ऑटोमन एम्पायर के अंदर रूल, अच्छा, ऑटोमन एम्पायर कब अस्तित्व में आया आपको पता होना चाहिए। देखिए, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को 1453 में एक घटना याद आती है। 1453 में जब हम देखते हैं, कहते हैं कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है और उसमें ऑटोमन साम्राज्य की नींव आ जाती है, उस समय की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, 1453 याद रखना। अब आप देखोगे तो ऑटोमन एम्पायर के अंदर, यानी कि तुर्की के अंदर, है ना, रूल किया जाता था, शासन किया जाता था, किसके द्वारा? खलीफा के द्वारा। और अब आप देखोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान जब यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई, है ना, ऑटोमन जब ऑटोमन एम्पायर की हार हो गई, तो देखिए तुर्की तुर्की में हमारे साथ एक संधि होती है, तुर्की में वहाँ एक संधि होती है जिसको हम कहते हैं सैब्रस की संधि। और सैब्रस की संधि जब होती है, सैब्रस की संधि से ये डिसाइड हो जाता है कि आज से यहाँ पे जो खलीफा का मुद्दा है, जो खलीफा, अच्छा, खलीफा का मुद्दा मतलब, यहाँ देखिए, जब हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री को देखते हैं, और पहले क्या होता था ना, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री में कोई भी सुल्तान, है ना, कोई भी दिल्ली सल्तनत के अंदर कोई भी सुल्तान जो होता था, है ना, तो वो अपनी मतलब वो तो बाहर के आउटसाइडर थे जो कि इंडिया में आके रूल कर रहे थे, बाहरी लोग थे जो कि भारत में आके रूल कर रहे थे। लेकिन अब आप देखोगे कि भारत में आके रूल करने के लिए, भारतवासियों के ऊपर रूल करने के लिए, शासन करने के लिए आपको कोई अथॉरिटी चाहिए। अथॉरिटी मतलब कोई आपको पहचान हमें बतानी होगी कि आपकी क्या पहचान है। तो वो क्या करते थे, वहाँ के सुल्तान जो होते थे,
वो अपने सेंट्रल एशिया में जा करके, सेंट्रल एशिया यानी कि मध्य एशिया में जा करके वहाँ पे जो अरब कंट्री थी वहाँ पे खलीफा का यही जो सिस्टम है जो मैं बता रहा हूँ, वहाँ खलीफा के सिस्टम था, तो वहाँ से खलीफा से वो क्या लेते थे, अपना ऑथराइज़ेशन लेकर के आते थे, है ना? कोई एक वैलिड पेपर लेकर के आते थे कि हाँ, ये जो है भारत में रूल कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या करते थे सब लोग, एक ऑथराइज़ेशन लेकर के भारत में रूल करते थे, ठीक है? जैसे आप देखोगे दिल्ली सल्तनत के अंदर वही काम किया इल्तुतमिश ने, है ना? इल्तुतमिश ने भी आप खिलाफत का मुद्दे को जो है रिकॉग्नाइज़ किया था। उसके बाद जब अलाउद्दीन खिलजी आता है, वो तो खुद ही जिल्ले हिलाई अपने आप को मानता है कि मैं ही खलीफा हूँ, तो वो लेता नहीं है। कोई लेता था अथॉरिटी, कोई नहीं लेता था, ठीक है? इस प्रकार से हमें देखना होगा। तो ये जो है अथॉरिटी लेने की बात होती थी, तो ये जो अथॉरिटी देने की बात है ना? खलीफा की अथॉरिटी देने की बात है, वो अब आप देखोगे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद यहाँ पे ये खत्म हो गई, है ना? यानी कि सैब्रस की संधि जो मैंने आपको अभी बताया, तो सैब्रस की संधि से ये जो खलीफा जो अथॉरिटी है, खलीफा सिस्टम है, इसको जो है डिसबैंड कर दिया गया, है ना? यानी कि हटा दिया गया और तुर्की साम्राज्य को है ना बाँट दिया गया इस प्रकार से। तो इस मुद्दे को लेकर कहीं न कहीं अब देखो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी तो वहाँ पे भी परेशान थी और साथ में इंडिया के अंदर यदि हम देखेंगे, तो इंडिया के अंदर भी आप देखोगे तो ये सब परेशानी थी बड़ी मात्रा में। वहाँ से मुस्लिम लोगों को जो हर्ट हो रहा था, वो इसी कारण हो रहा था, है ना? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद। मतलब आप देखो कहीं आप मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देने के बजाय आप क्या-क्या कर रहे हो? आप रॉलेट एक्ट लेकर के आ रहे हो, है ना? खलीफा के मुद्दे को हटा रहे हो, है ना? इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हो, तो इस प्रकार से लोग जो है वो एजिटेशन, एग्रेशन में थे। अब यहाँ पे खलीफा के मुद्दों को भारत के अंदर जो भारत के जो यूथ मुस्लिम लीडर्स जो उभर करके आ रहे हैं, उन्होंने अपने हिसाब से क्या करना शुरू किया, इस खलीफा के मुद्दों को अपने हिसाब से हैंडल करने की कोशिश करी। अब जैसे कि देखोगे जो अली ब्रदर्स, है ना? हम नाम सुना होगा, तो अली ब्रदर्स जैसे लोग थे, इसमें 2 लोग थे, अभी मुझे नाम रिकॉल नहीं हो रहा है, मोहम्मद करके 2 भाई थे। इन दोनों ने जो है अली ब्रदर्स हम लोग उसको कहते हैं। इन दोनों ने जो है क्या करा, मुंबई के अंदर एक खिलाफत कमेटी का निर्माण किया और बाद में आप देखोगे तो हकीम अजमल खान जैसे लीडर्स और इसके साथ-साथ अब मौलाना अबुल कलाम जैसे लीडर्स ये जॉइन करेंगे इस खिलाफत कमेटी को। लेकिन इनका जो सोशल बेस है, बहुत ज़्यादा इनका सोशल बेस एक हद तक बड़ा नहीं, है ना? यानी कि जिस लोगों की जैसी भागीदारी इन्होंने सोची थी, वैसे लोगों की भागीदारी इसमें हुई नहीं थी, ठीक है? तो इन्होंने सोचा अब हमें क्या करना चाहिए, तो इन्होंने देखा गांधी की तरफ, है ना? गांधी जी की तरफ देखा तो अब गांधी जी ने सोचा कि भई अब क्या करना चाहिए, जो खिलाफत का इश्यू है, तो अब गांधी जी यहाँ पे क्या करेंगे, है ना? ये हम लोग को अभी देखना है। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और व्हाइट बोर्ड में जो भी हम नोट करेंगे आपको आपको भी नोट नोट करते रहना है जिससे आपको फ़ायदा होगा रिवीज़न करने के दौरान, ठीक है? ओके। तो हम लोग ने अभी लिखा क्या? वही जैसे मैंने आपको बताया रूल्ड बाय खलीफा के द्वारा होती थी और इसके बाद यदि हम देखें तो सेवरस ट्रीटी के बाद ये आपको याद रखना है द ट्रीटी ऑफ सेवरस एंड इसके बाद हुआ क्या जो आपका खलीफा सिस्टम है खलीफा सिस्टम को हटा दिया गया है ना और इससे जो है भारत के अंदर भी यानी कि इंडिया के अंदर जब देखेंगे तो इंडिया के अंदर भी चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिवली होने लगी इंडिया में आप देखोगे तो अली ब्रदर्स मैंने आपको बताया अली ब्रदर्स अब यहाँ पे खिलाफत कमेटी बनती है अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत कमेटी एस्टेब्लिश ये बनाई बनती है और इसमें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़े समय के बाद आप देखोगे तो हकीम अजमल खान आप ये नाम याद रख सकते हो ये ज्वाइन करेंगे इसके बाद मौलाना अबुल कलाम जैसे लीडर्स ये भी इसमें ज्वाइन करेंगे अभी आप देखोगे खिलाफत कमेटी के साथ प्रॉब्लम ये हुई कि इनका जो है सोशल बेस बढ़ा नहीं इनका क्या हुआ सोशल बेस एक हद तक बढ़ा नहीं और इन्होंने लुक देखा लुक एट
अब इन्होंने गांधी की तरफ देखा, और गांधी जी का क्या इसमें रियलाइजेशन हो चुका था, गांधी जी को क्या पता था। अब देखिए, जब ये गांधी जी के पास गए, तो गांधी जी का भी यही विचार था कि भई अब हमें कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाना चाहिए। तो रॉलेट सत्याग्रह जब हमारा फेल्ड हो गया था, रॉलेट सत्याग्रह फेल्ड हुआ, उसके बाद ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग मैसाकर किया। उसके बाद देखिए हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई, जनरल डायर भी छूट गया, है ना? तो ये इन सब के पीछे जो है गांधी जी भी थोड़ा-सा बेचैन हमें नज़र आए इस समय के दौरान, और उन्होंने सोचा कि भई अब मुझे कुछ बड़ा करना चाहिए, है ना? तो इसमें आप देखोगे तो सबसे पहला मुद्दा जो गांधी जी ने उठाया था, वो यही उठाया था कि चलिए मैं खिलाफत के मुद्दे को उठाता हूँ। खिलाफत के मुद्दे को, तो सबसे पहले एक जो मुद्दा लिया वो खिलाफत का मुद्दा लिया, ठीक है? पहला हमें याद रखना है खिलाफत का मुद्दा, है ना? यहाँ पे 3 मुद्दे एक साथ चलेंगे। जैसे पहला आपके खिलाफत का मुद्दा, ये गांधी जी ने उठाया। दूसरा आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स हैं, है ना? कोई भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के नहीं आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लेकर के नहीं आ रहे हैं, है ना? स्वराज की प्राप्ति पता नहीं होगी भविष्य में हमें, है ना? कोई रिफॉर्म हमें मिलेंगे, संवैधानिक रिफॉर्म मिलेंगे या नहीं, इसकी भी कोई पता नहीं है ना? और लीडर्स को ये सब रियलाइज़ेशन हो रहा है। और आप देखोगे तीसरा मुद्दा जो गांधी जी ने उठाया, वो कौन-सा मुद्दा उठाया? एक तो खिलाफत का हो गया, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का, और एक पंजाब का जो मुद्दा है, जनरल डायर को बरी कर दिया गया, है ना? और इस प्रकार से आप देखोगे, तो इन तीनों को मुद्दों को उठा करके गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन करने की सोची। इन तीनों मुद्दों को उठा करके गांधी जी ने स्टार्ट किया खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जो कि हुआ था 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये लॉन्च किया जाता है ऑफिशियली 1920, ठीक है? अब अब हम लोग नेक्स्ट अपना चलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की तरफ सीधे, ठीक है? ओके? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।